हेलो एवरीवन, आज हम एमपीपीएससी मेंस के पेपर की पीवाईक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, वैसे तो आपके पास 2014 से लेकर 2024 तक के पीवाईक्यू होना चाहिए, और रही बात 2025 की मेंस की, तो आपको पता है 2025 का प्री हो गया था, लेकिन मेंस नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि हाई कोर्ट में मामला लंबित है। ठीक है, तो अभी हम वैसे तो आपके पास मतलब मैंने बता चुका है कि 2014 तक के 14 से लेकर 2024 तक के पीवाईक्यू होने चाहिए मेंस के हर पेपर के, पर फ़िलहाल मैं आपके सामने 2024 के मेंस की बात कर रही हूँ। ठीक है, पेपर की बात कर रही हूँ पीवाईक्यू की। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग सके। और बाकी देखिए, अपनी जो क्लासेस हैं वो फ्राइडे से चालू होंगी, क्योंकि अभी आज मैं दो क्लासेस आपको दूंगी, मतलब 2 पेपर की क्लासेस मेंस की आज हो जाएगी, फिर उसके बाद कल 2 पेपर की क्लासेस हो जाएंगी, और फिर परसों 2 पेपर की क्लासेस हो जाएंगी, तो पूरे अपने 6 पेपर हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, और फिर जब ये पेपर कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम अपनी क्लासेस शुरू करेंगे, उसके बारे में आपको वीडियो आगे मिल जाएगा, आप बस बने रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, ऐसी अपनी कॉपी होती है। ठीक है, ये कॉपी ऐसी आती है। ठीक है, मेंस की, तो इसमें पूरा दिया रहता है रोल नंबर ये सब फिल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये है कि इसमें इम्पॉर्टेंट नोट्स दिए रहते हैं। ठीक है, बाकी ये सब नोट्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसमें देखो लिखा, प्रश्न उत्तर पुस्तिका में प्रश्न हल करने से पूर्व उसके संलग्न ओएमआर पत्रक को भली प्रकार से भर लें। ठीक है, हिंदी व्याकरण, हिंदी निबंध के प्रश्न पत्र को छोड़कर अन्य सभी प्रश्न पत्रों का हिंदी अथवा अंग्रेजी में उत्तर लिखा जा सकता है। मैंने बताया था ना, हिंदी इंग्लिश में कौन कौन से दे सकते हैं, दोनों मीडियम में रहते हैं। अभ्यर्थी को अपने उत्तर निर्धारित शब्दों की सीमा से अधिक नहीं लिखना चाहिए, इसका उल्लंघन करने पर अंक काटे जाएंगे। अभ्यर्थी उत्तर में दी गई लाइनों के अंदर ही लिखे, खाली स्थान पर कृपया ना लिखें। ठीक है, तो ये बताया है उसने कि आपको जो शब्द सीमा दी रहती है उसी में लिखना, उसके बाहर नहीं जाना। ठीक है, और लिखना भी प्रॉपर तरीके से लाइनों में। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रश्नोत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही लिखें। प्रश्नोत्तर पुस्तिका रफ कार्य के प्रश्न सहित के अंदर किसी भाग पर अनुक्रमांक, अपना नाम, अन्य कोई नाम, पता या अन्य कोई पहचान चिन्ह अंकित ना करें। उत्तर पुस्तिका के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना वर्जित है। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर आवेदक को कोई नोटिस दिए बिना उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। ठीक है, तो कोई भी अदर निशान वगैरह नहीं होना चाहिए। और एक बात और, ये जो बी क्लासेस हैं 2026 के मेंस के लिए भी काम आएंगी, तो जो 2026 जिनको लग रहा है कि उनका प्री निकल जाएगा, तो वो भी इस क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नोत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न में बनाई गई बॉर्डर लाइन से बाहर प्रत्युत्तर नहीं लिखे, मतलब ये बॉक्स ऐसा रहता है ना, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बॉर्डर लाइन के बाहर लिखे गए उत्तर को परिवीक्षक द्वारा जांचा नहीं जाएगा। यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो, तो प्रश्न के हिंदी तथा अंग्रेजी रूपांतरों में से हिंदी रूपांतर मान्य होगा। प्रीलिम्स में भी ऐसे ही होता है कि अगर त्रुटि रहती है तो हिंदी को ही मान्यता मिलती है। ठीक है, अभ्यर्थी को प्रश्नोत्तर पुस्तिका सीलबंद प्रदान की गई होगी। ठीक है, मतलब सील पैक होना चाहिए, जैसे प्रीलिम्स में रहता है। अभ्यर्थी प्रश्नोत्तर पुस्तिका के ऊपर संलग्न इस ओएमआर पत्रक पर सभी वांछित विवरण नीले काले बॉल पेन से सावधानी पूर्वक भरें। ध्यान रखें कि यह ओएमआर पत्रक कहीं से कटे फटे अथवा किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं हो। ठीक है, यह ओएमआर पत्रक 2 भागों में है, जिसमें कतिपय सूचना पूर्व मुद्रित है, शेष की पूर्ति अभ्यर्थी को करनी है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन भी उसी में लिखे रहते हैं आपको, और आपको आंसर के लिए जगह दिख रही थी, आपको बस उतने ही में अपना काम करना है। उसके बाद यदि प्रश्नोत्तर पुस्तिका कहीं से कटी फटी या मुद्रित है, तो तत्काल वीक्षक के ध्यान में ला दें तथा उसे बदलवा लें, अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। ठीक है, और उसके बाद देखो विशेष नोट दिया गया, अभ्यर्थी द्वारा यदि ओएमआर पत्रक पर गलत सूचना भरी जाती है या उसे किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई जाती है, तो आयोग द्वारा संपूर्ण परीक्षा हेतु अभ्यर्थी निरस्त की जाएगी, और उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। ठीक है, तो ये देखिए, स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों आ में विभाजित हैं। प्रत्येक खंड में 3 मुख्य प्रश्न हैं, जिसके अंतर्गत क्रमशः, ठीक है, ये मैंने आपको बता चुका है कि 2 सेक्शन में पेपर होंगे। जैसे पेपर 1 है तो उसमें एक सेक्शन ए होगा और सेक्शन बी होगा, और उसके बाद देखो 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताया है। अति लघु उत्तरी जो 2 मार्क्स के रहते हैं, लघु उत्तरी जो 7 मार्क्स के रहते हैं, और दीर्घ उत्तरी जो 10 मार्क्स के रहते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, मतलब और का ऑप्शन 2 मार्क्स में भी नहीं देते, 7 मार्क्स में भी नहीं देते, सिर्फ 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको
और या अथवा का ऑप्शन रहता है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के समक्ष उसके पूर्णांक अंकित किए गए हैं, ठीक है। हर प्रश्न के सामने उसके पूर्णांक लिखे रहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कॉपी दिखा रही, यहाँ पे ये देखो ऐसे मार्क्स देते हैं, ठीक है। वो लोग जो मतलब कॉपी चेक करते हैं, ये पूरे जैसे देखो ये 15 2 मार्क्स का कि कितने दिए, 1 2 ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये मूल्यांकन दिया जाता है, ये तो आपके काम का नहीं है, तो वो जो चेक करेंगे उनके काम का, ठीक है। अब देखिए जो 2 मार्क्स का रहता है ना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको समझ लो ये 3 लाइन दी रहती हैं, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। तो आप ये याद रखना और ऐसे ही आपको आंसर इन्हीं में लिखना है, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए। और फिर 7 मार्क्स के लिए देख लीजिए, ये आपको इसमें देखो लाइन कितनी रहती है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 पर कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा भी दी रह सकती हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है, ये अपन को वहीं पता चलेगा जब अपन एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है। ये श्योर नहीं रहते कि इतनी 12 ही रहेंगी, पर हाँ 2 मार्क्स में श्योर रहते हैं। अपन को सिर्फ 60 शब्दों में इसके आंसर देना है, ठीक है। और रही बात जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें 2 पेज रहते हैं, ठीक है। 1 पेज ये और 1 पेज 2 मार्क्स का, ठीक है। ये 10 मार्क्स के लिए ऐसे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, 1 पेज ये हो गया और ये दूसरा पेज हो गया, ठीक है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अब समझ चुके हैं कि कॉपी कैसी आती है, ठीक है। मैंने ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दी है ताकि आपको आइडिया रहे, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2024 के पेपर का, ठीक है। मैं एक बात और आपको क्लियर कर दे रही हूँ, देखो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी में हर चीज़ आपको जैसे पीपीटी हो गया, पीडीएफ हो गया, मैं भी बना सकती हूँ, पर मैं आपको हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और वो भी अपने हाथों से। क्यों? इसका रीज़न है क्योंकि मेंस में आपको लिखना है, वहाँ पे आपको वहाँ कोई मशीन नहीं ले जा सकते आप, आपके हाथ ही वहाँ मशीन है। तो इट्स बेटर कि आप अभी से आदत डालें। मैं इसलिए हर चीज़ ना ऐसे लिख के भेजती हूँ ताकि आपकी भी हैबिट रहे और आपको इससे फ़ायदा मिले मेंस में, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आपको खुद लिखना अपने हाथों से, वहाँ कुछ चीज़ ना पीपीटी काम आएंगे ना कुछ और, वहाँ पे सिर्फ आपका क्या आएगा, आपका आपने जो पढ़ा है वो काम आएगा और आपने कितना रिवीजन किया है वो काम आएगा और आपकी स्पीड कितनी है और आपके माइंड में कितना फीड है, वहाँ कोई बाकी कोई चीज़ें काम नहीं आएंगी, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि 6 पेपर होते हैं मेंस में, ठीक है। तो जीएस में हमारे 4 पेपर रहते हैं जिनको जनरल स्टडीज़ का पेपर कहते हैं। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 और पेपर 5 हिंदी रहता है और पेपर 6 हिंदी रहता है। तो पेपर 1 में क्या है, मैंने बताया 2 सेक्शन में आएंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या थी, हिस्ट्री थी और एमपी की हिस्ट्री थी। सेक्शन बी में क्या थी, ज्योग्राफी थी और एमपी की ज्योग्राफी थी, ठीक है। अब देखो सेक्शन ए में मैं आपको बता रही हूँ 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के, 7 मार्क्स के और 10 मार्क्स के, ठीक है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कितने आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे। अति लघु उत्तरीय उप प्रश्न पे ध्यान नहीं दो, एक तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के आएंगे हर क्वेश्चन, तो 30 मार्क्स का ये हो गया, ठीक है। जिसके उत्तर हमें 20 शब्दों में देना है और अंक 2 मार्क्स प्रत्येक लिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या आया था, गोप जनश आया था, सिंह विष्णु आया था। तो आप एक आइडिया लगाते जाना कि इस टाइप के पूछता है 2 मार्क्स में, ठीक है। गोप जनश हो गया, सिंह विष्णु हो गया, अमल इशाला हो गया, अवंती जनपद हो गया, उच्च कल्प हो गया, राजा यशोवर्मन हो गया, धन का निष्कासन हो गया, मध्य भारत सम्मेलन 1948 हो गया, पचमढ़ी का काश शिल्प हो गया, परीक्षित देव बुंदेलक हो गया, ठीक है। कुंवर रघुनाथ शाह हो गया, भीमा नायक हो गया, ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी हो गया, टाट्या भील हो गया, भोपाल प्रजामंडल हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूरे अटैम्प्ट करना है। इसमें ये है कि आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, अगर आप अच्छा लिखते हैं तो आपको पूरे 2 मार्क्स लिख सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं मेंस की, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। अभी सिर्फ आप क्वेश्चन देखिए और आइडिया लीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किसी पर्सन के बारे में पूछ सकता है, किसी भी मतलब राजनीतिक प्रशासनिक सांस्कृतिक उसके बारे में पूछ सकते हैं, किसी स्थान के बारे में पूछ सकते हैं, किसी राजा के बारे में पूछ सकता है और किसी सम्मेलन के बारे में पूछ सकता है, जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में पूछ सकता है। ये आए सब सिलेबस से हैं, ठीक है। आप जब पढ़ेंगे ना, जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो आपको ये सब ईजी लगेंगे और मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगी कि कैसे लिखना है अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखो 10 मार्क्स वो 7 मार्क्स के क्वेश्चन, 7 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं
10 लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, तो 10 आते हैं तो 7×10 तो 7×70, ठीक है। तो टोटल 70 मार्क्स के होते हैं और इसके उत्तर हमको 60 शब्दों में लिखना है और अंक 7 मार्क्स सबके लिए रहते हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन हमको नहीं छोड़ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज आप देखोगे 2 मार्क्स का और 7 मार्क्स का और 10 मार्क्स में सबसे ज़्यादा वेटेज इस चीज़ की है, ठीक है। ये पूरे 70 मार्क्स के रहते हैं और जो 10 मार्क्स वाले हैं वो सिर्फ 50 मार्क्स के रहते हैं और 2 मार्क्स वाले आप देख ही रहे हैं 30 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इस पे क्वेश्चन कैसे है। नंदी वर्मन शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद प्लासी एवं बक्सर के युद्ध का संक्षिप्त तुलनात्मक परिचय लिखिए। उसके बाद परिव्राजक वंश पर टिप्पणी लिखिए। राजा धंग का मूल्यांकन कीजिए। व्यापारियों के मध्यम वर्ग के उदय को समझाइए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के शिवाजी उत्सव पर टिप्पणी लिखिए। कवि पद्माकर की काव्य साधना पर एक लघुलेख लिखिए। मांडू का असरफी महल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। रानी दुर्गावती के बलिदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भोपाल के 14वीं शताब्दी के इतिहास का संक्षिप्त परिचय लिखें, ठीक है। ये क्वेश्चन की वैरायटी देख रहे हैं आप। देखो अंतर पूछ सकता है, फिर टिप्पणी पूछ सकता है और किसी भी उसका मूल्यांकन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको लिखना सिखाऊंगी कोर्स में। अभी आप सिर्फ आइडिया लीजिए, ठीक है। आते ही सिलेबस से ही है, ठीक है। बस आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। और एक बात और, हम पढ़ते बहुत बड़ा बड़ा है, हमको क्या है यहाँ पे शॉर्ट में लिखना, हर चीज़ों को हमको छोटी करनी आनी चाहिए, मतलब कॉम्पैक्ट करते आनी चाहिए, ताकि अपन को 2 मार्क्स में भी आए तो भी बन जाए, 7 मार्क्स में आए तो भी बन जाए और फिर 10 मार्क्स में तो आप लिख ही लेंगे, ठीक है ऑफकोर्स। उसके बाद आता है 5 दीर्घ उत्तरी प्रश्न आते हैं, ठीक है, जो कि 10 मार्क्स के रहते हैं। 5 क्वेश्चन रहते हैं 50 मार्क्स के, ठीक है। उत्तर इसके 200 शब्दों में लिखते हैं, 2 पेज में रहता है, ठीक है। उसके बाद इसके क्वेश्चन देखिए, इसमें और में क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखो हड़प्पा सभ्यता की मृण्मय मूर्तियों की पसी आकृतियों का वर्णन करें, या फिर आपको बाबरनामा के अनुसार समकालीन भारत का वर्णन करें, ठीक है। दोनों में से जो बन रहा हो अच्छे से वो आप लिख सकते हैं। कलचुरी वंश के इतिहास पर प्रकाश डालिए। परमार काल में मध्य प्रदेश में घटित प्रमुख घटनाएं बताइए, ये दोनों में से एक लिख सकते हैं। ब्रिटिश शासन का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद मध्य प्रदेश की जनजातियों की जंगल सत्याग्रह में भूमिका का वर्णन करें, ये दोनों में से एक लिख सकते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व होलकर रियासत को समझाइए। ओरछा मेला है, ठीक है, ये मैं मेल बोल रही हूँ, ये यहाँ पे मेला है, ठीक है। ओरछा मेला का वर्णन कीजिए। उसके बाद गोंडवाना वंशावली एवं इतिहास के बारे में लिखें। खाज्या नायक और उनके सहयोगियों पर एक लेख लिखिए, ठीक है। तो आप समझ गए किस टाइप के क्वेश्चन। और आप जब सिलेबस पूरा कर लेंगे ना तो आपको ये सब चीज़ें आसान लिखेंगी और आप फिर सीख भी जाएंगे कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है, और कैसे कैसे लिखना है। और उसके बाद देखिए सेक्शन बी में क्या आती है, एमपी की ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। इसमें भी वही पैटर्न है कि 15 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय आएंगे, 2 मार्क्स के रहते हैं। 20 शब्द में लिखना है और 2 मार्क्स में। मैं ये बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ, देखो आप जितनी बार चीज़ों को रिपीट करेंगे तो उतनी ही अच्छे से आपको वो चीज़ें याद रहती हैं। आपने ब्रूस ली का डायलॉग तो सुना होगा कि ना, कि आप, मैं उस चीज़ से नहीं डरता जिस चीज़ को आप एक बार, मतलब वो कहते हैं ना कि एक किक से मैं नहीं डरता, मैं उस किक से डरता हूँ जो किसी ने 100 बार प्रैक्टिस की हो, ठीक है। तो जितने ज़्यादा आप रिपीट करेंगे चीज़ों को, वही चीज़ बार बार तो आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ें याद हो जाती हैं और अपने दिमाग में फीड हो जाती हैं, ठीक है। अब इसको समझो। 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखो इसमें कैसे आते हैं। पुराण काल में वर्णित सप्तद्वीपों के नाम क्या हैं। भारत में काली मिट्टी वाले राज्य एवं कुल क्षेत्रफल का वर्णन कीजिए। ला लीना क्या है। राज्य अनुसार वर्ष 2021-22 में मक्का उत्पादन का उल्लेख करें। देखो इकोनॉमिक सर्वे से पूछ रहा है। और वर्ष 2021-22 में राज्य अनुसार बाजरा उत्पादन का वर्णन करें। ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचयन की विधियां बताएं। वर्ष 2021 में भारत के 5 राज्य कौन से हैं जहां वन क्षेत्र सर्वाधिक है, ये देखिए वन स्थिति रिपोर्ट से पूछा है। वीना रिफाइनरी को समझाइए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के उदाहरण दें। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का वर्णन करें। वर्ष 2001-11 में भारत में सबसे कम एवं अधिक जनसंख्या
वृद्धि दर वाले 3 राज्य बताएं। ठीक है, देख लीजिए जनगणना से। एक चीज़ और मैं बता दे रही, हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री सब्जेक्ट है हमारा, उसमें कुछ चेंजेस ज़्यादा नहीं आते, जैसे कुछ स्थल नए खोज लिए जाएँ या कुछ भी, मतलब वैसे चीज़ें हो सकती हैं तो वो अपडेटेड रहती हैं, पर बाकी चीज़ें मतलब पुरानी ही रहती हैं, वहीं से आती हैं। लेकिन ज्योग्राफी में थोड़ा अपडेटेड रहना पड़ता है हमको करंट, मतलब इसमें करंट से हमको इसमें चाहिए रहती है ज़रूरत। ठीक है, करंट की। उसके बाद देखिए भौगोलिक सूचना प्रणाली को परिभाषित करें। ठीक है, चंबल नदी के बारे में लिखिए। मध्य प्रदेश में लौह निक्षेप क्षेत्र कौन से हैं? मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं? देख रहे हैं क्वेश्चन की वैरायटी, देखो आपको परिभाषा वाले भी मिल गए और उसके बाद करंट से भी मिल गए, आपको जनगणना से भी मिल गए और फिर आपको उद्योग के बारे में भी मिल गए। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे क्वेश्चन की वैरायटी ना 3 ही टाइप में पूछ सकते हैं। एक होता है जैसे कोई फैक्ट पूछ ले आपको, जैसे कौन कहाँ कैसे, ठीक है। उसके बाद वो कॉन्सेप्चुअल पूछ ले कि ऐसा क्यों होता है। और तीसरा ये रहता है कि वो मतलब थोड़ा और डीप में पूछ ले कॉन्सेप्ट का। ठीक है, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगी बाद में, अभी तो सिर्फ आप क्वेश्चन देखिए और आइडिया लीजिए। ठीक है, उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न है, पता है 10 आते हैं 70 मार्क्स के। ठीक है, इसमें 60 शब्द में लिखना है, 7 मार्क्स के रहते हैं। देखो मालवा का पठार संक्षिप्त परिचय दीजिए, देखो ये बहुत बार रिपीटेड हुआ। ठीक है, आप जब पुराने पेपर्स और देखेंगे ना, वैसे हम पढ़ेंगे तब भी आप देखना, ये बहुत बार रिपीट हुआ। मालवा के पठार से रिलेटेड हर चीज़ पूछ चुकी है। ठीक है, उसके बाद पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या हैं? द्वितीय हरित क्रांति के लिए रणनीतियाँ क्या हैं? भारत में बॉक्साइट उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादन एवं उससे जनित उद्योगों को समझाइए। मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस के उपयोग क्या हैं? मध्य प्रदेश के प्रमुख वनोपज क्या हैं? अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र के बारे में लिखिए। तो आप वैरायटी देखिए, सब कुछ सिलेबस से ही है, सिलेबस के बाहर का कुछ भी नहीं, सिलेबस और करेंट बस। ठीक है, और करेंट भी वही जो सिलेबस से रिलेटेड है, आपको सब कुछ दिया है उसने, बस आपको सही डायरेक्शन में पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, और प्रैक्टिस करना है और अपने आप पर विश्वास रखना। उसके बाद देखो 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, 50 मार्क्स के रहते हैं, 200 शब्दों में लिखना है, 10 अंक के रहते हैं। ठीक है, भारत की प्रायद्वीपीय पठार का भौगोलिक विवरण दीजिए। भारतीय मानसून उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए, दोनों में से कोई एक। भारत में चावल उत्पादन तथा प्रमुख क्षेत्रों का विवरण दीजिए। और भारत में बढ़ती आवश्यकताओं के संदर्भ में जल संचयन, संरक्षण एवं संवर्धन की चर्चा कीजिए, दोनों में से कोई एक। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन एवं वितरण का विवरण लिखिए। और भारत में सूती वस्त्र उद्योग का संक्षिप्त विवरण लिखिए, दोनों में से कोई एक। भारत में भूकंप के प्रमुख क्षेत्रों को विवरण लिखिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि तथा संसाधनों पर जनसंख्या के दबाव की व्याख्या कीजिए, दोनों में से कोई एक। मध्य प्रदेश में कोयला का उत्पादन तथा प्रमुख क्षेत्रों का विवरण लिखिए। और उसके बाद ये है कि मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको पेपर 1 का पूरा समझ में आ गया होगा और फिर आप लोग इस पे मेहनत करिएगा, वर्क करिएगा और प्लस रिवीजन करिएगा और आप लोगों को आइडिया लग चुका होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और प्लस मैं आपको बता दे रही हूँ, हिस्ट्री क्या है, ज़्यादा करंट से वो नहीं रहती। अगर कोई स्थल खोजे गए तो अलग बात है, ठीक है, पर मैक्सिमम मतलब स्टेटिक ही रहती है वो। और बाकी ये है कि जोग्राफी में अपडेटेड होते रहता है और कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं जो हर साल पढ़ना आपको। तो ठीक है, अभी हम जब कोर्स करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी याद रखना, इसके भी PYQ रिपीट होते हैं जैसे प्रीलिम्स के होते हैं, उससे रिलेटेड या उसके आसपास के टॉपिक। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पेपर 2 की। ठीक है, पेपर 2 में भी आपको पता है 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो पेपर 2 में आप याद करिए क्या होता है। सेक्शन ए में, फिर सेक्शन ए में पॉलिटी होता है, सेक्शन बी में सोशियोलॉजी होता है। ठीक है, तो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में पहला मैंने बता चुका है 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे जो कि 2 मार्क्स के रहते हैं, जिनको हमको 20 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये भी करंट से थोड़ा रिलेटेड रहती है, तो इस पे भी हमको करंट की ज़रूरत रहती है। ठीक है, संविधान प्रारूप समिति के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हैं? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित 2 नई न्यायपीठ कौन सी हैं? ये देखिए, ये करंट से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में क्या प्रावधान किया गया? अनुच्छेद सारे आपको याद होना चाहिए। भारतीय राजनीति में मतदान व्यवहार के 4 निर्धारक तत्व क्या हैं? सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज से
क्या तात्पर्य है। उसके बाद है राजनीतिक सहभागिता का क्या अर्थ है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के 4 गुण लिखिए। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग के प्रकार क्या हैं। 1 नवंबर 1956 को 4 विधानसभाओं ने आपस में मिलकर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया। इन 4 विधानसभाओं के नाम लिखिए। ठीक है, ये आपको लग रहा होगा इजी, अब जिसने प्रीलिम्स पढ़ के आया होगा। ठीक है, राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति समिति किनसे मिलकर बनती है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है। मुख्य सचिव का कार्यकाल कितना होता है। मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह पर प्रकाश डाली। देख लीजिए, ये विशेष पिछड़ी जनजाति बार बार आपने सुना, प्रीलिम्स में भी देखा होगा आपने, फिर ये इधर भी देख रहे हैं। ठीक है, लाडली बहना योजना के क्या उद्देश्य हैं, ये भी देखिए। ठीक है, उसके बाद 10 लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, 7 मार्क्स के रहते हैं, 60 शब्दों में लिखना। पर्यावरण एवं महिलाओं से संबंधित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिखिए। भारत में गठबंधन की राजनीति से संघवाद मजबूत हुआ, विवेचना कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद है एक राष्ट्र एक चुनाव के सकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। राष्ट्रीय एकता की समस्या के निराकरण हेतु 7 उपाय इंगित कीजिए। एकल हस्तांतरण मत प्रणाली को समझाइए। जयप्रकाश नारायण के अनुसार जनतंत्र समाज के मुद्दे लिखिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया लिखिए, बहुत बार रिपीट हुआ है। संसदीय लोकतंत्र में जवाबदेही किस प्रकार होती है। अशोक मेहता समिति की 7 सिफारिशें लिखिए। मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के कारण समझाइए। उसके बाद 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो 10 मार्क्स के रहते हैं, 200 शब्दों में लिखना है। तो देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं, स्पष्ट कीजिए। और केंद्र राज्य संबंधों में वित्तीय क्षेत्रों में तनाव के विषयों की विवेचना कीजिए, दोनों में से कोई एक। उसके बाद विगत 3 दशकों भारत में चुनाव प्रक्रिया में कौन से संस्थागत सुधार किए गए हैं और लोक सेवा आयोग के कार्यों को समझाइए तथा इसके सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने संबंधी प्रतिषेध बताइए। ठीक है, इसमें एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लिया है, दोनों में से एक करना है। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक शर्तों की विवेचना कीजिए और 21वीं सदी में गांधी जी के बताए रास्ते पर चलकर ही हम सतत विकास को पा सकते हैं। विवेचना कीजिए वाले क्वेश्चन बड़े अच्छे लिखने पड़ते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री ही राज्य में सत्ता का शिखर होता है, स्पष्ट कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इजी। लेकिन विवेचना वाले थोड़ा उसमें हमको कहते हैं ना, वो एडिटोरियल वगैरह वैसे वहाँ से पॉइंट्स उठाने पड़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य समझाइए तथा इसकी सीमाओं का उल्लेख कीजिए। मध्य प्रदेश में जिलाधीश के कार्यों का वर्णन कीजिए। जिलाधीश की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु सुझाव दीजिए। और मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1933 के तहत जनपद पंचायत के कार्यों का वर्णन कीजिए। पंचायती राज में आ रही समस्याओं को संक्षेप में बताइए। देखो एक ही क्वेश्चन में 3 पूछा है। ठीक है, तो याद रखना। और प्लस मैं आपको समझा दे रही हूँ कि आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मतलब पेपर 1 अलग है, पेपर 2 अलग है, पेपर 3 अलग है। ये सारे जो पेपर हैं ना, इसमें ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जब आप पूरा सिलेबस कर लेंगे ना, तो देखना आपको एक दूसरे पे लिंक भी मिल जाएगी, जोड़ते हुए चलना है। ठीक है, सब चीज़ों को, हिस्ट्री से पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर ये सब चीज़ें आपस में सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल मत समझना कि सब अलग अलग है, सबका अलग अलग है। आप देखना, आपको सारा सिलेबस कर लेंगे तो आप खुद एक दूसरे को लिंक करना सीख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो सेक्शन बी क्या है, सोशियोलॉजी। ठीक है, इसमें थोड़ा आपको न्यू लग सकता है क्योंकि ये विषय कुछ लोगों ने पढ़ा नहीं होता ना 10वीं 12वीं में, इसलिए। ठीक है, उसके बाद रहता है, देखो इसमें भी 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, 2 मार्क्स के रहते हैं, 20 शब्दों में लिखना। ठीक है, तो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं देखिए। जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर किस शब्द को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था। उस शब्द को प्रयुक्त करने का कारण क्या था। ठीक है, तो एक ही में 2 क्वेश्चन पूछ लिया है। यह किसका कथन है कि परिवार एक गार्हस्थ
समूह है। इसके अतिरिक्त उसने परिवार के लिए क्या कहा? देखो एक ही में दो क्वेश्चन पूछ ले। संस्कृति को हर्शकोविट्ज़ ने कैसे परिभाषित किया है? अब संस्कृति की डेफिनेशन बताना किसके संदर्भ में? हर्शकोविट्ज़ की। और एक बात और, जो क्वेश्चन में दिया है आपको वही बताना है, कहीं का कहीं कुछ और नहीं लिखना है जैसे आप कॉलेज के एग्ज़ाम में करते थे, ठीक है। यहाँ टू द पॉइंट लिखना है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए और प्लस जितने मतलब शब्द सीमा दी है उसी शब्द में सीमा में लिखना है, क्योंकि आपको पेजेस दिए रहते हैं उतने ही में लिखना आपको, ठीक है। उसके बाद है सामान्यतः वर्ण कितने थे? जीएस घुरिये के अनुसार प्रारंभ में 2 वर्ण कौन से थे? ये भी 2 क्वेश्चन पूछा। दुर्खिम द्वारा बनाए गए आत्महत्या के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई और उसका क्या प्रभाव हुआ? इसमें भी 2 क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार किसी शहरी क्षेत्र को मेगा सिटी बनने के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? भारत के 3 बड़े शहरों का उल्लेख कीजिए। औपचारिक शिक्षा का मुख्य आधार क्या है? इसके साधनों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है किसी देश के जनसंख्या घनत्व की गणना कैसे की जाती है? उत्प्रवास किसे कहते हैं? ये आप ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे प्रवास वाले टॉपिक पे, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? स्कूल शिक्षा में क्या संरचनात्मक परिवर्तन किया गया? जनजातियों में बहुविवाह के कौन से 3 प्रकार हैं? पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत को किस धारा के तहत विघटित भंग किया जा सकता है? जिला पंचायत एवं इसके सदस्यों के कार्यकाल का उल्लेख कीजिए, ठीक है। इसमें भी 2 क्वेश्चन। कोरकू जनजातियों में मंडा या मंडो प्रथा क्या है? विस्तार शिक्षा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। जैसे ये उत्प्रवास वाला किसे कहते हैं, तो ये चीज़ आप याद रखना कि सब कुछ इंटरलिंक्ड है, ठीक है। उसके बाद 10 लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, 7 मार्क्स के रहते हैं। 7 मार्क्स के रहते हैं। ये 60 शब्दों में लिखना, ठीक है। ये गलत हो गया है, 1 मिनट रुकना। थोड़ा इंतज़ार करिएगा। ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे 60 है, 60 शब्दों में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद नातेदारी की, इसमें कि देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। नातेदारी की तृतीयक संबंधी श्रेणी को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पुंसवन संस्कार की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। भारत में क्षेत्रीय भौगोलिक भिन्नताओं को स्पष्ट कीजिए। साइबर अपराध से क्या तात्पर्य है? उसके बाद है पारिवारिक तनाव घरेलू हिंसा का एक कारण है, विवेचना कीजिए। पश्चिमीकरण ने कैसे भारत में लोकीकरण को बढ़ावा दिया? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है? देखो कोई भी योजना का उद्देश्य पूछ रहा है तो ये याद रखें। ग्रामीण गुट की विवेचना कीजिए और कुछ विद्वानों का उल्लेख कीजिए जिन्होंने इस पर कार्य किया है। प्रजननता और प्रजनन क्षमता में विभेद कीजिए, ऐसे अंतर भी पूछ सकता है। मध्य प्रदेश की गौड़ जनजाति में धर्म और विश्वास को संक्षेप में विश्लेषित कीजिए। 5 दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं, 10 मार्क्स के रहते हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं, इनको 200 शब्दों में लिखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, समाजीकरण के एक प्रमुख अभिकरण के रूप में परिवार की विवेचना कीजिए। या सांस्कृतिक तत्व विभाजित हो सकता है किंतु विभाजन के बाद वह अर्थपूर्ण नहीं रहता, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। दोनों में से कोई एक। उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं के होते हुए भी भारतीय सामाजिक संरचना में एकता है, विवेचना कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वंश की अवधारणा को समझाइए। वंश की तुलना बास से क्यों की जाती है, विवेचना कीजिए। दोनों में से कोई एक करना है। ग्रामीण तथा नगरीय समाज में विभेद कीजिए, अंतर पूछ सकता है, ठीक है। परंपरा और आधुनिकता भिन्न होने के बावजूद तुलनात्मक दशाएं हैं, स्पष्ट कीजिए। हमारी सामाजिक जीवन के कैसे नगरीकरण ने विविध सामाजिक समस्याओं को पैदा किया है, स्पष्ट कीजिए। और भारत में कृषक असंतोष के मुख्य कारकों की विवेचना कीजिए। मध्य प्रदेश की लोक कला और शिल्प की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्रत्येक को 100 शब्दों में समझाइए। देखो ऐसे भी पूछ सकता है, हम चाइल्ड लाइन सेवाएं, धनलक्ष्मी योजना, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको 100 शब्दों में इन्हें लिखना है, 100 शब्दों में इन्हें लिखना, मतलब एक पेज में ये, एक पेज में ये, ठीक है। उसके बाद देखो मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी क्वेश्चन है ना उसको वैसे इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी क्वेश्चन है उसको डील करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको ना
जैसे कोई भी क्वेश्चन 10 मार्क्स का क्वेश्चन अपन उसको लिखते हैं, ठीक है। अपन उसको लिखते हैं तो सबसे पहले तो आपको उसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए, ठीक है। उसकी शुरुआत अच्छी तरीके से करनी चाहिए किसी भी थॉट्स या उसके द्वारा, फिर बीच में बॉडी रहता है मतलब कंटेंट रहता है, और लास्ट में उसके मतलब कंक्लूज़न रहता है। तो आप ये याद करना, कंक्लूज़न आप जब भी दें तो मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव होना चाहिए, पर कुछ टाइम नेगेटिव हो सकता है, पर मैक्सिमम ही टाइम पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। 7 मार्क्स के लिए तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देता है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही 2 मार्क्स में भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको 2027 में सिलेक्ट होना है MPPSC में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।